नमस्कार, वेलकम टू S4 स्टडी। आइए आज हमसे फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सब कवर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब डेली सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 4 फरवरी 2023 को पूछा गया था, जिसमें हम सब CDP EVS को कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था 2022-23 में, वह पेपर आपका चला था 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक। यह टोटल 22 सीटों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें इस चैनल पे आपको सभी के सभी 22 सीट को कवर कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। जो आपका हिंदी होता है 15 नंबर आपका आता है गद्यांश पद्यांश से और 15 नंबर आपका आता है शिक्षण से। यहाँ पे हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। यही गद्यांश पढ़ के इसी गद्यांश से कुछ क्वेश्चन बने हैं, उसको आपको जवाब देना है। कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कह रहे हैं डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नस्तो नाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। आगे कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया है। एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे तरह की पूर्वी विचारधारा में यह बोध व्यास दिखाता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना है। यह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज़्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। यह दंभ है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तो नाबूद हुआ वह मनुष्य का यह मिथ्या दंभ की सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच सकता है। अब इससे देखिए दोस्तों, ये आपका गद्यांश हो गया। अब इसे गद्यांश से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं नस्तो नाबूद शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है। इसमें आपको बताना है जो नस्तो नाबूद शब्द आया बार बार वह किस भाषा का है। जैसा कि दोस्तों नस्तो नाबूद शब्द फारसी भाषा का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अमीर गरीब में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है? इसमें दोस्तों अमीर और गरीब में द्वंद्व समास है। यहाँ इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर हम सब द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे अमीर गरीब ये दोनों पद प्रधान हैं, वह समास दोस्तों द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकूत खजाना वाक्यांश में अकत शब्द है। जो अकूत खजाना वाक्यांश में अकत शब्द क्या है उसको आपको बताना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विशेषण है। जो अकत है दोस्तों, अकत शब्द एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द हम उसे कहेंगे दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं निरीह का पर्याय है, चालाक है या फिर चापलूस है, मजबूत है या बेचारा है। इसमें निरीह का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो निरीह है, निरीह का पर्यायवाची दोस्तों बेचारा होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बेचारा। निरीह का पर्याय बेचारा। अगर हम सब निरीह के और पर्याय की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा सीधा साधा है, निर्दोष, निर्भिलाष, निर्कांक्ष, निष्काम। यह सब आपका निरीह का पर्याय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। ऑप्शन है दोस्तों
पहला है बुद्धि और शरीर के बीच, जीव और प्रकृति के बीच, अमीर और गरीब के बीच, विनम्र और जबर के बीच। इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो आप अभी ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है उसी गद्यांश से क्वेश्चन बने हैं। तो कह रहे हैं डार्विन का विचार क्या था, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव और प्रकृति के बीच लगातार संघर्ष है। यह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डार्विन का कहना था कि जीव और प्राकृतिक के बीच जीवन एक लगातार संघर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, या फिर न पक्ष में है न विरुद्ध में, या समतुल्य है। जो डार्विन का विचार था दोस्तों ईसाई मत के पक्ष में था या विपक्ष में था, क्या था उसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन का जो विचार था ईसाई मत के विरुद्ध था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए, ऑप्शन है पहला अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, वह इस खजाने का हिस्सा है, या फिर उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति जो है मनुष्य के लिए एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय विचारधारा में प्राकृतिक संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। ऑप्शन है वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, वह वृद्ध नहीं साध भी है, वह मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है, वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। कह रहे हैं कि भारतीय विचारधारा में प्राकृतिक संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है, तो वह धारणा जो है दोस्तों वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। यही धारणा सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम बने, ऑप्शन है उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, प्राकृतिक पर आधारित जमाया है, या फिर 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, या फिर उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, जो लास्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो कि राइट आंसर है मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम ने 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अब यहाँ पे दोस्तों काव्यांश दिए गए हैं, 10 से जो 15 तक क्वेश्चन है वह काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे ऊपरी उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो शुरुआत होता है यहाँ से है कि इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, आगे है कह रहे हैं तुम्हें बीज के अंतर्मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं तब तक, जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ, फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए हवा के थपेड़े बिजली की गर्जन तर्जन को, क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से, डर डर कर भी बिटिया इतनी तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उगना पड़ेगा अपने बूते ही। अब देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे अब इसी काव्यांश से बनेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते अंतर्मन में कौन सी संधि है। इसमें संधि आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है स्वर है, व्यंजन है, यड़ है, विसर्ग है। तो इसमें ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। इसमें जो जिस संधि की बात कर रहे हैं इसमें अंतर्मन की बात कर रहे हैं कि अंतर्मन में कौन सी संधि है। तो अंतर्मन में दोस्तों विसर्ग संधि है। अगर हम सब विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है दोस्तों उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगर हम अंतर्मन को संधि विच्छेद करें तो अंतः प्लस मन बराबर अंतर्मन होता है। चलिए करें गर्जन तर्जन में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों जब दोनों पद प्रधान हो या फिर सभी पद प्रधान हो तो उसमें द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों इसमें गर्जन और तर्जन दोनों पद प्रधान है, इसीलिए यह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे धूप हवा और नमी प्रतीक है, किसका प्रतीक है उसको आपको बताना है। आधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की, या फिर प्राकृतिक आपदाओं की। जो धूप हवा और नमी है दोस्तों वह आपकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतीक हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कविता में बीज प्रतीक है, किसका प्रतीक है दोस्तों? संघर्ष का है, साहस का है, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का है, या फिर डर का है? जो दोस्तों कविता में बीज का प्रतीक है वह प्रतीक है आपके ऑप्शन नंबर सी, स्त्री के अदम्य जिजीविषा और उत्पादक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है, किसका सूचक है? माँ की बेटी के प्रति अविश्वासता का, या फिर माँ बेटी के प्रति अपेक्षता का, या फिर माँ का बेटी के प्रति करुणा का, या फिर माँ की बेटी के प्रति अधिकार का? तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा, कह रहे हैं कि जब तक तुम बड़ी ना हो जाओ, जब तक तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ किसका सूचक है? पेड़ हो जाना पंक्ति सूचक है, किसका सूचक है दोस्तों? वह बात कर रहे हैं कि माँ की बेटी के प्रति आशिष्टता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता समाज की बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है, समाज की बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती हैं, या फिर समाज की बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती हैं, या फिर समाज की बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी हैं? तो दोस्तों जो कविता है वह कविता किस पर है उसको आपको बताना है। यह जो है बात करती हैं समाज की बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी हैं, यह कविता उसी की बात करती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अभी यहाँ पे दोस्तों हम सब विषय वस्तु को कवर कर चुके हैं पूरा। अभी यहाँ पे हम सब शिक्षण को शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला इसमें क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? ऑप्शन है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा, या फिर मातृभाषा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा जो होता है वह अध्यापक के औपचारिक स्थितियों से सीखा जाता है। जिस भाषा का प्रयोग हम सब अध्यापक के जरिए सीखते हैं उसे हम द्वितीय भाषा की श्रेणी में रखते हैं। और अगर प्रथम भाषा की बात करें तो जो हम परिवार से सीखते हैं, रान पड़ोसी से सीखते हैं, उसे हम प्रथम भाषा के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है कि उपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, या फिर नियम पर बल देता है कि अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या फिर नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या फिर ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। नियम दोस्तों वह जो प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? रचनात्मक उपागम, आदेशात्मक उपागम, वर्णनात्मक उपागम, या फिर संरचनात्मक उपागम? अब देखिए दोस्तों इसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी कह रहे हैं किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधा सीधा कहें कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको सुझाव ना दीजिए, उनको जो करना है उसे आप सीधा बोलिए कि आपको इसको करना है। तो अब रचनात्मक तो होगा नहीं, आदेशात्मक ये हो सकता है, वर्णनात्मक भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें व्याख्या करें, संरचनात्मक ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि आदेशात्मक जब आप किसी को आदेश दें नहीं आपको यह काम करना ही है तो वह आपका आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब दोस्तों। कह रहे हैं कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है, या फिर समीक्षा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन कहा जाता है। जब आप किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप अनुकूलन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें कि योगात्मक आकलन, ऑप्शन है पहला निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या फिर शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या फिर शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों जो आपका योगात्मक आकलन होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो आपका योगात्मक आकलन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को
कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो यह है दोस्तों, समग्र भाषा है, रचनावादी है, या फिर संप्रेषणात्मक है, या फिर व्यवहारवादी है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, समग्र भाषा है। देखिए समग्र भाषा में दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चा जो कुछ लिख रहा है वह वर्तनी गलत लिखता है, उसके बाद भी उसे अच्छे नंबर दिया जाता है। अच्छे नंबर इसलिए दिए जाता है दोस्तों, कोई भाषा का प्रयोग तो कर रहा है, उसे मान लीजिए कलम लिखना है, कलम तो नहीं बना पा रहा है लेकिन कुछ शब्द तो लिख रहा है जिससे उसके भाषा का विकास हो रहा है, इसीलिए उसे अच्छे समग्र भाषा के अंतर्गत यह आता है और उसे अच्छा अंक दिया जाता है, क्योंकि वो लिखने का प्रयास किया, कुछ कोई तो भाषा लिखा लेकिन वह लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब दोस्तों। कह रहे हैं कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस पठन कहलाता है, इस किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीक से पठन, या फिर पाठ्य के बाहर जाना, या फिर एक्सट्रापोलेशन, या फिर विश्लेषण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बारीकी से पठन। जब हम किसी विशिष्ट सूचना के बारे में, आप विशिष्ट की बात करें दोस्तों, विशिष्ट सूचना के बारे में जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह आपका बारीकी से पठन कहलाता है। अगर हम सब और पठन की बात करें तो जैसे होता है सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, व्यापक पठन, तो यह सारे और भी पठन के प्रकार हैं या फिर कौशल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब दोस्तों। कह रहे हैं कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? जो शामिल है उसको आपको बताना है। पठन और लेखन है, श्रवण और वाचन है, श्रवण और पठन है, या फिर वाचन और लेखन है। तो इसमें दोस्तों दो उत्पादक भाषा कौशल की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कौन शामिल है? तो उसमें शामिल है आपके वचन और लेखन कौशल, इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। जो उत्पादक भाषा कौशलों की बात किया जाए तो उसमें वचन और लेखन कौशल आपके शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, ऑप्शन है पहला, विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या फिर औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, निश्चय जो औपचारिक स्थितियों से अर्जित करते हैं। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा, इसमें कह रहे हैं कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, जो बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। तो दोस्तों जो प्रथम भाषा होती है वो बच्चे उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, अपने परिवार से सीख लेते हैं, रान पड़ोसी जो बच्चों के साथ खेलते हैं वहाँ पर सीख लेते हैं। तो इसमें जो प्रथम भाषा है उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। लेकिन अगर जब भी द्वितीय भाषा की बात करें तो द्वितीय भाषा में हमको प्रयास करना होता है, बिना प्रयास के हम सब नहीं सीख पाते। जैसे हम स्कूल पर जाकर, विद्यालय में जाकर जो कुछ सीखते हैं तो उसमें हमको प्रयास करना होता है, बिना प्रयास के हम सब सीख नहीं पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? ऑप्शन है स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, स्वर्निकी है, या फिर वाक्य विन्यास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्निकी। कौन इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो दोस्तों ये स्वर्निकी जो है वह उत्पादन और बोध है। इसमें दोस्तों जो ध्वनि का उत्पादन की बात करें तो ऑप्शन सी ही सही होगा, सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? दोस्तों श्रव्य, इसमें श्रव्य की बात करें, श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद के प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, या फिर विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो इसमें जो कि सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं। इसमें श्रव्य भाषिक ड्रिल की बात करें तो इसमें नहीं है पूछा है। जैसे विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब श्रव्य की बात करें तो वह सुन ही रहा है। बच्चा कोई चीज़ सुनेगा तो श्रव्य के, जैसे अभी हम जब शिक्षण विधियों की बात करेंगे तो शिक्षण के प्रकार, जैसे एक विधि हो गया आपका श्रव्य विधि, फिर दृश्य श्रव्य विधि, तो ऐसे प्रकार की 4 विधियाँ होती हैं, उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसमें श्रव्य की बात करें, जो चीज़ बालक सुने, तो कह रहे हैं विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये भी आपका सही है। विद्यार्थी प्रत्येक संवाद के प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं, यह भी आपका श्रव्य है। कह रहे हैं विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, सिर्फ व्याकरण पर नहीं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी है, सी सही है। तो सी, और इसमें गलत पूछा, गलत के साथ गलत चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समन्वित करता है? ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम,
संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषणात्मक उपागम। इसमें जो बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मिलित करता है दोस्तों, इसमें प्रवाह की बात करें तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों नहीं पूछा गया, इसको आप ध्यान दीजिए, जो नहीं आए उसको आपको बताना है। पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरे के सामने सुनना या फिर प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो दोस्तों जो नहीं आएगा वो होगा आपका प्रत्येक शब्द को पढ़ना। इसमें कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। अर्थ की बात करें तो सभी ऑप्शन सही है, लेकिन डी नहीं से प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये आपका गलत होगा। तो गलत जो है गलत के साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शन है लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, एक ही तरीके पर आधारित। दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है दोस्तों, तो बाल केंद्रित जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है कि बाल केंद्रित, जिसमें बालक केंद्र में रहे। एक होता है आपका शिक्षक केंद्रित, तो फिर शिक्षक केंद्रित जो है जब भी पूछे तो उसको आपको गलत ही काटना है। बाल केंद्रित शिक्षा हर समय बच्चे के लिए पॉजिटिव होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के कह रहे हैं कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक विश्लेषण या फिर वाक्य विश्लेषण या फिर शब्द विश्लेषण। अब देखें दोस्तों इसमें गलतियों की बात कर रहे हैं, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसमें जब गलतियों की बात करें तो त्रुटि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज हिंदी को कवर कर लिया, जो कि आपका 4 फरवरी 2023 को यह पेपर पूछा गया था। इसमें हम CDP EVS आज हिंदी को कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम सब सभी सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर और नए कंटेंट इस चैनल पे हम सब कवर कराएंगे। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।